Good morning to all the students. कैसे हैं आप सब? I hope you all are well. So students, as you know that in the last class we have discussed about the concept that is related to the ionic bonding, and also we discuss about the concept of covalent bonding and the different type of structure that are related to the ionic bonding and covalent bonding. And today we will start our topic with the formation of ionic bond. So what are the criteria ड्यू टू विच आयनिक बॉन्ड फॉर्म्ड? तो आयनिक बॉन्ड किस वजह से फॉर्म होते हैं बच्चे? तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है जो आयनिक बॉन्ड होते हैं वो आफ्टर लॉसिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। ठीक है, एक एटम क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है और वो पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है। जितनी ईज वो अपना इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा और कैटायनिक फॉर्म गेन करेगा, और दूसरा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और अनायनिक फॉर्म गेन करेगा, तो वाई द आयनिक कंपाउंड फॉर्म। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए वाई द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड विल टेक्स प्लेस, तो आपका आंसर रहेगा यहाँ पर कि जितना इजिली कैटायन बने, जितना इजिली अनायन बने, ड्यू टू द इंटरेक्शन बिटवीन द कैटायन एंड अनायन, आयनिक बॉन्ड विल develop. And when the ionic bond is developed, one is cation, another is anion, and these anion and cation, they are present with the strong force of attraction, and due to strong force of attraction between the cation and anion, the solid compound will form, and the solid compound have specific geometry, specific shape, and this shape is crystallized shape or crystallized geometry. And this 3D arrangement of these crystallized geometry is called crystal lattice. So आपको पता होना चाहिए, जितनी जल्दी आपको पता है आयनिक बॉन्ड क्यों बनते हैं। तो आयनिक बॉन्ड कल ही हमने डिस्कस किया कि एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, दूसरा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, दोनों के बीच में पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा। ठीक है, और वो आयनिक बॉन्ड डेवलप होगा। आयनिक बॉन्ड को हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन होते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन वो होते हैं, वो उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी रिप्रेजेंट होती है। और जब ये बेटा कैटायन और अनायन आपस में इंटरेक्ट होते हैं, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दे मस्ट हैव सॉलिड नेचर, एंड द सॉलिड नेचर की वजह से दे हैव ए क्रिस्टलाइन शेप, क्रिस्टलाइन ज्योमेट्री, एंड दिस क्रिस्टलाइन शेप एंड क्रिस्टलाइन ज्योमेट्री इज 3D डायमेंशनल फॉर्म। ये एक थ्री डायमेंशनल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं जितने भी अनायन और कैटायन होते हैं। इसलिए उस सॉलिड स्ट्रक्चर को हम, जो कैटायन और अनायन के लॉस और गेन करने से बना है, उनके अट्रैक्शन से बना है, उस सॉलिड स्ट्रक्चर को हम क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। और उस क्रिस्टल लैटिस में कैटायन और अनायन की एक स्पेसिफिक पोजीशन होती है, जो पोजीशन बिल्कुल फिक्स होती है, उस पॉइंट को हम लैटिस पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। तो फर्स्ट हमारा यहाँ पर एक तरह से क्वेश्चन डेवलप हो रहा है, व्हाई द फॉर्मेशन ऑफ अनायन and in which condition ionic bond will form। तो पहला, the ease of formation of cation, the ease of formation of anion, and the electrostatic attraction developed between the cation and anion, and crystal lattice will develop of that anion and cation. That crystal lattice is 3D dimensional, 3D shape molecule। ठीक है, या हम this is called in this way formation of ionic bond will takes place। अब बात करते हैं व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच आयनिक बॉन्ड डिपेंड। आयनिक बॉन्ड कल ही हमने डिस्कस किया था, हमारा कल का लास्ट टॉपिक यही था कि आयनिक बॉन्ड किस पे डिपेंड करते हैं। तो बच्चे, आयनिक बॉन्ड आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि एक एलिमेंट तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, अगेन आई विल रिपीट, और एक एलिमेंट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा, एक पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा, एक नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा, और एक पॉजिटिव और नेगेटिव कैरी करने के बाद उनके बीच में एक अट्रैक्शन डेवलप होगा। और जब वो पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा तो वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा और उसके लिए एनर्जी चाहिए होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो कौन कौन से फैक्टर आयनिक बॉन्डिंग में पे डिपेंड करते हैं, या आयनिक बॉन्डिंग किन पे डिपेंड करती है? तो पहला है आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होनी चाहिए जब कैटायन बने, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाई होनी चाहिए जब अनायन बने। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपको पता है, एन एलिमेंट गेन द इलेक्ट्रॉन एंड रिलीज एनर्जी। एंड थर्ड वन इज कॉल्ड लैटिस एंथैल्पी, कल ही मैंने इसको डिस्कस किया है। लैटिस एंथैल्पी को यू से सिंबलाइज किया जाता है। तो जब एक कैटायन और एक अनायन, व्हेन ए कैटायन एंड अनायन इंटरेक्ट एंड दे फॉर्म ionic bond, then the energy is released. This will release energy that is represented by U. This is highly negative. These are the three factors.
which helping, yeah, these are the factor on which ionic bond depend. So ionic bond depend upon three factor: low ionization energy during the formation of cation, and high electron gain enthalpy, and this electron gain enthalpy must be highly negative when the anion is formed, and when the anion and cation are interact with each other, and then due to this strong attraction the energy is released. That release energy is called lattice enthalpy. It is also highly negative. So these are the factor on which ionic bond depend. ठीक है. नेक्स्ट फैक्टर ऑन विच यू डिपेंड. अगला फैक्टर है जो लैटिस एंथैल्पी है, ये किस पे डिपेंड करेगी. तो बच्चे जो लैटिस एंथैल्पी का कंसेप्ट है कि ये जो लैटिस एंथैल्पी मैंने थर्ड फैक्टर बताया जिसपे आयनिक बॉन्ड डिपेंड कर रहा है, तो ये है हमारा यू. तो यू किस पे डिपेंड करता है. इज What are the factor on which lattice enthalpy depends? So first factor is बेटा जिस पे lattice enthalpy डिपेंड करती है. lattice enthalpy आपको पता चल गया है क्या है. जब एक केटायन और एक एनायन आपस में इंट्रैक्ट होते हैं, जैसे ही वो इंट्रैक्ट होते हैं जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होता है, तो वो एक नया आयनिक कंपाउंड बनाते हैं. एंड देन व्हेन दिस आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म, देन रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड, एंड हाईली रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड लैटिस एंथैल्पी. दैट सिंबल इज यू. ठीक है. तो ऑन विच फैक्टर्स लैटिस एंथैल्पी डिपेंड. तो लैटिस एंथैल्पी हाई कब होगी, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जब ये हाई होगी या लो होगी. तो पहला फैक्टर है साइज ऑफ आयन. आयन का साइज जितना छोटा होगा, अगर मैं बात करूं Na पॉजिटिव की और K पॉजिटिव की, तो आपको पता है सोडियम का साइज पोटेशियम से छोटा है. तो Na पॉजिटिव जो कैटायन है उसका साइज K पॉजिटिव पोटेशियम पॉजिटिव से स्मॉलर है. तो स्मॉलर द साइज लेसर द इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस. आपस में क्या हो जाएगा, पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम. जैसे एक केटायन है Na पॉजिटिव के साथ Cl है, सपोज मेरे पास एक KCl विद NaCl, KCl है, एक NaCl है. आपको पता है K पॉजिटिव है या Na पॉजिटिव है. यहाँ पर सोडियम का साइज छोटा है एज कम्पेयर टू पोटेशियम. तो Na पॉजिटिव के केस में जब ये आपस में Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव जब आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो करेंगे, तो लार्जर विल बी द लैटिस एंथैल्पी. तो आपको पता होना चाहिए जितना स्मॉलर द साइज of the cation or anion, lesser will be the internuclear lesser the internuclear distance. उनके cation और anion में distance बिल्कुल कम हो जाएगा, attraction बढ़ जाएगा, और जितना ज्यादा attraction होगा larger the lattice enthalpy. Fine. And next is charge on the ion. Suppose इसके लिए भी मैं एक एग्जांपल लेती हूँ. एक मेरे पास NaCl है और एक मेरे पास MgCl2 है. आपको पता है Na पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, और Mg पे कौन सा चार्ज है, 2 पॉजिटिव. तो चार्ज ऑन द आयन, तो ग्रेटर द चार्ज, Mg2 पॉजिटिव है तो मैग्नीशियम के केस में चार्ज ज्यादा है. तो ग्रेटर द चार्ज, ग्रेटर द अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस, एंड लार्जर द लैटिस एंथैल्पी. तो दीज टू फैक्टर व्हेन लैटिस एंथैल्पी बिकम हायर. कौन से ऐसे केसेस है जिसमें लैटिस एंथैल्पी लार्ज अमाउंट में रिलीज होगी, और आपको क्लियर हो चुका है बहुत अच्छे से कि व्हाट इज लैटिस एंथैल्पी. एंथैल्पी रिप्रेजेंट द energy. So lattice enthalpy is that enthalpy when the cation and anion interact with each other and release energy. So these are the two factors on which lattice enthalpy depend. तो अभी तक हमारे आप लगा के चलिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट हुआ. आज मैंने स्टार्टिंग से ही 4 क्वेश्चन आप बोर्ड पर लिखे थे. तो पहला है फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, मतलब आयनिक बॉन्ड कब बनते हैं. फिर मेरा अगला क्वेश्चन यहाँ पर डेवलप किया ऑन विच फैक्टर ऑन विच आयनिक बॉन्ड डिपेंड. तो 3 फैक्टर मैंने पढ़ाया आपको. पहला फैक्टर था लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, दूसरा था हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और तीसरा था लैटिस एंथैल्पी. फिर एक क्वेश्चन डेवलप हुआ ऑन विच फैक्टर लैटिस एंथैल्पी डिपेंड. तो लैटिस एंथैल्पी 2 पे डिपेंड करती है, स्मॉलर द साइज ऑफ आयन, और बोल सकते हैं ग्रेटर द चार्ज ऑन आयंस. ठीक है. तो नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड. तो नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स. तो अभी हमारा आयनिक कंपाउंड का ही टॉपिक रन है, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड. तो कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी हैं जो आयनिक कंपाउंड रिप्रेजेंट करते हैं जब वो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं. द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड इज, और एक पहले तो आपको सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर करूं, जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ऑलमोस्ट ऑल आर सॉलिड. वो सॉलिड नेचर के ज्यादा होते हैं. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज द आयनिक कंपाउंड एग्जिस्ट इन ए क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म. ठीक है. तो आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में होते हैं बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स. ये प्रॉपर्टीज बेटा आप लोगों ने थर्ड चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल में इन द प्रीवियस क्लास 10th क्लास में भी ऑलरेडी रीड कर रखी हैं. तो
बट आपको ये नहीं पता था, तब आपको सिर्फ इतना बताया जाता था कि आयनिक कंपाउंड सॉलिड होते हैं बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर अपोजिट आयन। बट आपको ये आज वर्ड यहाँ पर इंक्लूड किया गया है, द आयनिक कंपाउंड्स एग्जिस्ट इन क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म। अब ये क्या मतलब है बेटा, क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म। तो अभी आपको मैंने एक बात बताई, जितने भी हमारे आयनिक कंपाउंड्स होते हैं दे हैव ए परफेक्ट शेप, परफेक्ट ज्योमेट्री, और हर किसी की अलग अलग ज्योमेट्री, हर क्रिस्टलाइन कंपाउंड की अलग अलग ज्योमेट्री होती है। और क्रिस्टलाइन नेचर बोलने के पीछे क्या रीजन है कि जितने भी केटायन और अनायन होंगे उनकी एक स्ट्रक्चर के अंदर, उस सॉलिड पार्टिकल्स के अंदर एक परफेक्ट पोजीशन होगी अलग अलग जगह पे। ये नहीं है कि जैसे सपोज अगर मैं बात करूं NaCl की, तो NaCl अपने स्ट्रक्चर के अंदर वो कहीं पे भी सोडियम आयन और कहीं पे भी क्लोराइड आयन प्रेजेंट होगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो अगर मैं एग्जाम्पल ले लूं यहाँ पर NaCl का, तो NaCl में Na पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव है, आपको पता है। और इस मॉलिक्यूल, इस कंपाउंड, इस सोल्ट की जो ज्योमेट्री होती है वो आप वैसे 12th क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे, बट मैं आपको हल्का सा हिंट दे रही हूँ। इस ज्योमेट्री, इस सोल्ट की ज्योमेट्री क्यूबिक होती है, ठीक है। और इस क्यूबिक ज्योमेट्री के अंदर अलग अलग नंबर ऑफ रिपीटेड क्यूब्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। दिस इज द ज्योमेट्री, दिस इज द शेप ऑफ NaCl। और जो Na पॉजिटिव आयन होते हैं वो सेंटर में, बॉडी सेंटर में और एजेस, क्यूब के एजेस पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और जो क्लोराइड आयन होते हैं Cl नेगेटिव, वो कॉर्नर पे और फेसेस पे प्रेजेंट होते हैं, क्यूब के फेसेस पे प्रेजेंट होते हैं। और ईच Na पॉजिटिव आयन सराउंडेड बाय 6 Cl नेगेटिव एंड ईच Cl नेगेटिव इन दिस ज्योमेट्री सराउंडेड बाय 6 Na पॉजिटिव। तो अभी मैंने आपको ये बताया कि ईच आयनिक कंपाउंड हैज सम परफेक्ट ज्योमेट्री। This perfect geometry, due to this perfect geometry, they are called crystalline solid molecules, and in which each cation and anion occupy specific position in their structure, and that's why they are called crystal lattice. Here the lattice word represent the 3D shape molecule, मतलब 3-dimensional arrangement of the ions in their crystal, in their perfect shape, ठीक है। एंड द पॉइंट वेयर these ions are present, some ions, जैसे अभी मैंने आपको बताया Na पॉजिटिव का है, तो some ion present at the corner, some present at the faces। तो जो भी जहां भी प्रेजेंट है उस पॉइंट को, उनका हर आयन का स्पेसिफिक पॉइंट होता है अपनी ज्योमेट्री के अंदर, उसको हम बोलते हैं क्या, लैटिस पॉइंट, ठीक है। तो यस, आयनिक कंपाउंड्स एग्जिस्ट इन ए सॉलिड नेचर, वी नो दैट बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बट व्हाट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड नेचर? तो दे हैव ए परफेक्ट ज्योमेट्री, परफेक्ट शेप, मैं आपको बता दिया। अच्छा, अभी मैंने आपको क्लियर किया कि Na पॉजिटिव में, Na पॉजिटिव को 6 Cl सराउंड कर रहे हैं और 6 Cl नेगेटिव को 6 Na पॉजिटिव सराउंडिंग देते हैं, आसपास लगे होते हैं इन देयर परफेक्ट शेप। और अभी आपको मैं बता दूं, ये रिप्रेजेंट करता है इसके कोऑर्डिनेट नंबर को, ठीक है। तो व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर? जो नेबरिंग, जितने भी सेंटर पॉइंट आयन को नेबरिंग आयन सराउंड करते हैं, वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर रिप्रेजेंट करता है। तो Na पॉजिटिव आयन का अपने NaCl स्ट्रक्चर के अंदर कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है? 6, ठीक है। Next is ionic compounds have high melting and boiling point. Yes, because of strong force of attraction between their ions, they have a high melting and boiling point. Ionic compounds are soluble in water. Yes, because they are polar in nature. They have a, what do you mean by polarity? ये भी 10th क्लास से रिलेट करता है। पोलर वो कंपाउंड्स होते हैं that have some partial और या तो पार्शियल चार्ज हो या कंप्लीट, उनपे कोई ना कोई चार्ज प्रेजेंट हो। तो यस, आयनिक कंपाउंड्स आर सोल्यूबल इन वाटर बिकॉज वाटर इज ऑल्सो पोलर, वाटर इज ऑल्सो आयनिक कंपाउंड एंड या पार्शियल आयनिक कंपाउंड। एंड सॉल्ट, अगर मैं NaCl की बात करूं तो वो भी आयन कैरी करता है, तो दैट्स वाई दे आर डिजोल्व इन वाटर। बट जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो वाटर में सोल्यूबल हैं, बट अदर इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में सोल्यूबल नहीं होते, जिनमें आयंस प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट, good conductor of electricity. Yes, ionic compounds are good conductor of electricity, but not in solid state. They are good conductor of electricity in molten or aqueous state. मतलब जो वाटर, अगर हम यूं ही नमक में इलेक्ट्रिसिटी पास करवाने की कोशिश करें या जनरेट करवाने की कोशिश करें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बट हाँ, मोल्टन स्टेट में जब NaCl होगा या एक्वस स्टेट में होगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा सकते हैं। नेक्स्ट, दे हैव आयनिक रिएक्शन। ये वर्ड आपको बहुत अच्छे से पता है, आप लोगों ने लास्ट ईयर एक डबल डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट पढ़ा था। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में मेरे पास एक ही कंसेप्ट था बच्चे, सपोज मैंने लिया AgNO3 और आपको पता है Ag हैव सम चार्ज,
silver ion have some charge, nitrate ions have some charge, Na positive, Cl negative, and when they exchange their ion, AgCl with NaNO3 will form. And also you know that AgCl has present in the during the reaction in a white PPT color form. ठीक है, तो you know that this is ionic compound, this is ionic compound, and both ionic compounds show the डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, देयर आयन आर एक्सचेंज, उनके आयन एक्सचेंज होंगे, तो यस आयनिक कंपाउंड शो द आयनिक रिएक्शन. ठीक है, जितने भी आयनिक कंपाउंड को मिक्स बिकॉज दे एक्सचेंज देयर आयंस. नेक्स्ट, नॉन डायरेक्शनल कैरेक्टर. यस, आयनिक कंपाउंड का कोई डायरेक्शनल कैरेक्टर नहीं होता. क्यों? क्योंकि अभी मैंने एक बात आपको क्लियर करी कि मान लो Na जो NaCl का क्रिस्टल होता है, जहां पर NaCl के क्रिस्टल का मीनिंग आप समझ गए हैं कि स्पेसिफाई पोजीशन होगी कैटायन की भी और अनायन की भी अपने क्रिस्टल के अंदर. तो उसको 6Cl सराउंड कर रहे हैं, उसको 6Cl अगर आयन क्लोराइड आयन सराउंड कर रहे हैं तो इट मीन्स वो और अट्रैक्शन होगी या अनायन की. सेम इसी तरह क्लोराइड आयन को 6Na पॉजिटिव सराउंड कर रहे हैं, तो ये रिप्रेजेंट हो रहा है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर. ये तो मैंने अभी आपको बताया. नेक्स्ट, नॉन डायरेक्शन कर, क्योंकि ये अब क्लोराइड आयन के हिसाब से Na पॉजिटिव आयन मूव करेगा. ठीक है, क्योंकि बिकॉज उसको अदर आयंस क्या कर रहे हैं, सराउंड कर रहे हैं, तो उसका खुद के आयन का कोई उसका डायरेक्शनल कैरेक्टर नहीं होता. तो ऑल द आयंस इन द आयनिक कंपाउंड हैव नॉन डायरेक्शनल character. Fine. So these are the property that are related to the ionic compound. The first one property is the ionic compounds are solid, not present in a gaseous or liquid state, and they are also crystalline. Solid means they have a specified structure, specified geometry. Suppose हमने एक example लिया NaCl का, वो एक cubic geometry है. Next, in this way, ionic compounds have high melting and boiling point. They are soluble in water. They conduct electricity in the molten and aqueous state. They show all the type of ionic reactions, and they have a non-directional nature. ठीक है. So these are the properties that are related to the ionic compound. And now we will study about the Lewis structures. अब हम स्टडी करेंगे बच्चा किसकी, Lewis structures की. और इस टॉपिक को पढ़ते पढ़ते एक टॉपिक हम और कवर कर लेंगे, दैट इज फॉर्मल चार्ज. फॉर्मल चार्ज. तो अभी हम बात करते हैं साथ साथ कौन सी टॉपिक की, लेविस स्ट्रक्चर की. तो अभी हम एक मॉलिक्यूल लूंगी आपको कंसेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए. वैसे तो आपको लेविस ने एक्सप्लेन किया था कोवलेंट बॉन्डिंग का कंसेप्ट, और आपको दो एटम्स के बीच में कोवलेंट बॉन्डिंग डेवलप करनी आ चुकी है कि हाउ the two atoms share its electron and form a covalent bond after mutual sharing of valence electron of each other, है ना. तो इस तरह से लेविस स्ट्रक्चर्स आपने देखे और लेविस सिंबल्स भी आपको पता चले, और इसी लेविस सिंबल की वजह से ही, और लेविस सिंबल्स डिपेंड करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे, और उन्हीं वैलेंस सिंबल्स की वजह से आप लोगों को पता लगा कुछ स्ट्रक्चर्स का. तो आज हम लेविस स्ट्रक्चर्स डिस्कस करेंगे. तो मैं एक मॉलिक्यूल ले रही हूँ ओजोन. तो अभी आप यहाँ देखेंगे O. ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये तो सेम एटम है, डिफरेंट बात है, बट लेविस स्ट्रक्चर ड्रॉ करते समय लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स. अब इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होते हैं ये आप लास्ट चैप्टर में समझ चुके हैं. पी ब्लॉक वाली साइड जब जाते हैं लेफ्ट टू राइट तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट होते हैं. तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव सेंटर में आते हैं और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हमारी साइड में अटैच होंगे ड्यूरिंग द लेविस स्ट्रक्चर, जब हम लेविस स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे. ठीक है, तो कोई भी मॉलिक्यूल दे देंगे और कह सकते हैं आपको ड्रॉ द लेविस स्ट्रक्चर, तो आपको लेविस स्ट्रक्चर ड्रॉ करने आने चाहिए. तो ये ओजोन की बात हो रही है. अब देखिएगा, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर बेटा होता है 8, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6. ठीक है, each oxygen, here the 3 oxygen are present and each oxygen carries 6 valence electron. ठीक है, बट हमने इनके बीच में बॉन्डिंग डेवलप करनी है, और वो उस बॉन्डिंग की हेल्प से हर ऑक्सीजन एटम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करे ताकि वो स्टेबल हो सके. क्या हो सके? स्टेबल हो सके. तो हाउ वी विल डू, कैसे करेंगे हम इसे? तो अभी देखेंगे आप 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4. दिस इज द लेविस सिंबल, यू नो दैट. 1 2 3 4 5 6. तो अभी हम देख सकते हैं कि अगर हम इसमें से 2 लें और इसमें से 2 लें और ये दोनों आपस में शेयरिंग कर लें तो इनके बीच में डबल बॉन्ड डेवलप हो जाएगा. और 1 2 3 4 5 6 7 8 इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है. 1 2 3 4 5 6 7 8 इसका भी नेबरिंग ऑक्टेट. बट इस ऑक्सीजन ने इसके साथ भी बॉन्ड बनाना है. तो बॉन्ड बनाने के लिए अब क्या होगा, ये अपना कुछ भी, अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन दे दे और ये भी अपना इलेक्ट्रॉन दे दे बेटा, अब क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके पास तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, आप खुद ही देख सकते हो। इसके पास शेयरिंग में कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बट हमें ऑक्टेट रूल को अवॉइड नहीं करके चलना है, ऑक्टेट रूल को फॉलो करके चलना है। तो ऐसे केसेस में हम एक बॉन्ड डेवलप कर देते हैं। वो बॉन्ड ये रिप्रेजेंट करता है कि ये एटम अपना कुछ भी इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा। आपको पता है इनके बीच में जो बॉन्डिंग हुई है कैसी बॉन्डिंग हुई है, कोवलेंट बॉन्डिंग हुई है। 2 इलेक्ट्रॉन इसने दिए अपने 6 इलेक्ट्रॉन में से और अपने 6 इलेक्ट्रॉन में से 2 इसने दिए, और इन दोनों के बीच में डबल कोवलेंट बॉन्ड डेवलप हो गया, डबल म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है यहाँ पर। और यहाँ पे अगर हमने डबल बॉन्ड बना दिया तो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ये ऑक्टेट रूल को ओबे नहीं करेगा। ये वाला ऑक्सीजन अगर हमने यहाँ बॉन्ड बना दिया, ये तो कर जाएगा 1 2, अगर ये अपने 2 दे दे 1 2 3 4 5 6 7 8, बट ये अपना ऑक्टेट रूल को अवॉइड करेगा। तो बट ऐसा नहीं करना, हमने ज्योमेट्री उसी तरीके से बनानी है, या स्ट्रक्चर लैब स्ट्रक्चर उस हिसाब से बनाना है कि ईच एटम इन ए मॉलिक्यूल फॉलो द ऑक्टेट रूल। तो अभी हम एक बॉन्ड और सीखेंगे। यहां पर अगर ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ये अपना कुछ भी ना दे और ये एटम, ये ऑक्सीजन एटम अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इसको शेयर करने के लिए दे दे, ठीक है। अब क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट। तो ईच एटम इन ए मॉलिक्यूल अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है। और ऐसे बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे, अभी तक तो हमने सीखा था कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड तो वो होता था जब सामने वाला एटम भी अपना कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन दे, उस नेबरिंग एटम भी अपना कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन, तभी तो बॉन्डिंग डेवलप होगी। बट ऐसी बॉन्डिंग को हम बोलते हैं बच्चे कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। और कोऑर्डिनेट ये बॉन्डिंग हमें कब रिप्रेजेंट करनी पड़ती है, जब हम ऑक्टेट रूल को अवॉइड ना होने दें। ये बॉन्डिंग कई बार हमें तब यूज करनी पड़ती है ताकि हमारा जो ऑक्टेट रूल है वो ओबे हो, मतलब ऑक्टेट रूल को अवॉइड नहीं करके चलना। तो ऐसे केसेस में सम टाइम हमें ये कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग भी यूज करनी पड़ती है। ये एक टाइप की कोवलेंट बॉन्डिंग ही होती है, बट इसमें क्या होता है दोनों अपना इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करते, बट एक ही एटम, सिंगल एटम 100% शेयरिंग दे रहा है। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और यही ऑक्सीजन, ये वाला फर्स्ट वन ऑक्सीजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ शो कर रहा है। ऐसा क्यों कर रहा है, ताकि सब अपना ऑक्टेट ही कंप्लीट करे, ऑक्टेट से ज्यादा ना हो। वो ऑक्टेट रूल की लिमिटेशन नहीं बनना चाहता, तो यहाँ पर एक डिफरेंट टाइप का बॉन्ड डेवलप हो रहा है, दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसे डैटिव बॉन्ड भी बोला जाता है, ठीक है। और जब आप बुक्स में देखेंगे बच्चा, तो आपको ये बॉन्ड जनरली विदाउट एरो नजर आएगा, क्योंकि एक टाइप का कोवलेंट बॉन्ड ही है, तो आपको बुक्स के अंदर इसी तरीके से नजर आएगा, ठीक है। तो अभी आपको इतना पता होना चाहिए। लैविस स्ट्रक्चर का एक एग्जांपल आज हमने लिया है, दैट इज ओजोन मॉलिक्यूल, दैट इज O3। तो आज हम O3 मॉलिक्यूल लेकर चले हैं। अभी आपको समझ आया, हमने 3 ऑक्सीजन अरेंज कर दिए, सब ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना था। इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन थे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और कोवलेंट बॉन्डिंग हमेशा वैलेंस इलेक्ट्रॉन की हेल्प से बनती है, आपको पता है। इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन थे, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन थे, तो इसने अपने 2 शेयर किए, इसने अपने 2 शेयर किए, इनके बीच में इसकी कोवलेंट बॉन्डिंग, मतलब इसका ऑक्टेट ओबे हुआ, ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग इसने अपने ऑक्टेट कंप्लीट किया। ये भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाह रहा है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब यहाँ डबल बॉन्डिंग अगर बना देते हैं तो इस एटम का ऑक्टेट नहीं होगा, वो एक्सेस ऑक्टेट रूल का एग्जाम्पल बन जाएगा। तो ऐसा नहीं करना। तो इसी एटम ने, इस ऑक्सीजन ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इसको शेयरिंग में दे दिए। जब कोई ऑक्सीजन एटम या कोई भी नॉट ऑक्सीजन एटम, जब कोई एलिमेंट अपने दोनों इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में दे देता है, खुद के दोनों इलेक्ट्रॉन खुद के ही शेयरिंग में दे देता है, तो उस बॉन्डिंग को हम कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग बोलते हैं। चाहे वो कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग आप एरो से रिप्रेजेंट करिए या आप सिंगल, बुक्स में आपको ऐसे सिंगल बॉन्ड की फॉर्म में मिलेगा। तो और आप ये भी देखेंगे कि 1 2 3 4 5 6 है, तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर कोवलेंट बॉन्डिंग भी बन गई। ऐसे कैसे हो सकता है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास पूरे हैं। तो अब आपको मैंने क्लियर कर दिया, कोवलेंट बॉन्डिंग होती है जिसमें इस ऑक्सीजन ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में दे दिए, बट इसने कुछ नहीं दिया अपना शेयरिंग में, ठीक है। इन दिस वे ओजोन मॉलिक्यूल विल फॉर्म। इसी टॉपिक को लेते हुए बच्चे हम यहाँ पर एक टॉपिक और कवर कर रहे हैं आज, फॉर्मल चार्ज क्या होता है। अब आप देखिएगा, मैं तीनों ऑक्सीजन को एक मार्किंग दे रही हूँ 1 2 3। अब आपको मैं कुछ मॉलिक्यूल डिजाइन करने के लिए दूंगी, तो आप उनका लैविस स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए सबसे पहले, और फिर उनसे रिलेटेड उसका फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करेंगे। तो ये हो गया। तो अब आपने क्या करना है, 1 फॉर्मूला क्या है फॉर्मल चार्ज निकालने का, फॉर्मल चार्ज इक्वल टू दैट रिप्रेजेंट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन
कितने इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, हाफ ऑफ शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, और एल को बोलते हैं अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अब आप देखेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो सब ऑक्सीजन में कॉमन है, तो पहले में सबसे पहले वाले ऑक्सीजन के लिए कर रहे हैं, तो फर्स्ट ऑक्सीजन के लिए कर रहे हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 होते हैं। लोन पेयर आपको कितने नजर आ रहे हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 2, हाफ। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6। शेयरिंग वाले सब काउंट होते हैं, जितने भी बॉन्ड हो, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 कैंसिल करो इसको, कितना आ गया 3, 6 माइनस 2 माइनस 3, तो कितना आ गया 6 माइनस 5, तो क्या चार्ज क्या निकला, +1। तो फर्स्ट ऑक्सीजन एटम पे चार्ज है बेटा +1। तो आपको फॉर्मल चार्ज निकालना है, ईच एटम इन ए कंप्लीट मॉलिक्यूल व्हेन फर्स्टली ड्रॉ द लेविस स्ट्रक्चर। उस मॉलिक्यूल का लेविस स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए, लेविस स्ट्रक्चर ड्रॉ होने के बाद उसका फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट किया जा सकता है। तो आपका एग्जाम में आ सकता है, कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज ऑफ दिस मॉलिक्यूल, ईच एटम ऑफ द कंप्लीट मॉलिक्यूल के ईच एटम को का फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करिए। तो मैंने भी आपको एक का फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना के दिखाया है फर्स्ट ऑक्सीजन का। सेम ऐसे आप निकालिए सेकेंड ऑक्सीजन का, चलिए करिए मेरे साथ। सेकेंड ऑक्सीजन के लिए हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं ऑक्सीजन के, डेफिनेटली 6। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, एक को लोन पेयर बोलते हैं, मैंने कल भी बताया आपको, 2 इलेक्ट्रॉन का एक पेयर बनता है और उसे लोन पेयर बोलते हैं। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4, कितने हो गए, 4 हुए, 1 2 3 4, तो 4 माइनस हाफ ऑफ। शेयरिंग में कितने हैं, 1 2 3 4, 6 माइनस 6, 0, नो चार्ज on this second oxygen atom. Fine. Next is third oxygen atom का फॉर्मल चार्ज अगर मुझे कैलकुलेट करना हो, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, लोन पेयर 1 2 3 4 5 6, क्योंकि इसने अपना कोई भी इलेक्ट्रॉन लॉस गेन नहीं किया था, तो 6 माइनस हाफ ऑफ। शेयरिंग इलेक्ट्रॉन 2, तो कितना आया 6 माइनस 6 माइनस 1, तो 6 माइनस 7, कितना आया -1। तो थर्ड ऑक्सीजन पे चार्ज आया माइनस, फर्स्ट ऑक्सीजन पे चार्ज आया पॉजिटिव, और इस पे कोई चार्ज नहीं है सेकेंड ऑक्सीजन पे। ठीक है, इन दिस वे वी कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज ऑफ मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ लेविस स्ट्रक्चर। ठीक है, तो कभी आप कोई स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, उस पर कोई चार्ज अपीयर हो, तो आप उसे इजिली कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब मैं आपको एक और स्ट्रक्चर करा रही हूं नेगेटिव चार्ज कैरी करके, CO3। तो बच्चे इसमें लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव C है। वैसे तो आपको पता हो कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होते हैं। कार्बन 14 ग्रुप में आता है, वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऑक्सीजन 16 ग्रुप में आता है, और जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, 14 के बाद ही आएगा डेफिनेटली 16, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर बढ़ रहा है। तो लेविस स्ट्रक्चर्स के अंदर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अपनी साइड में अटैच करने हैं, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अपने सेंटर में रखना है। ये आपको याद रखनी है बात। अब ये एक कार्बोनेट आयन है, इसको आप 10th क्लास में देख चुके हैं। ये कार्बोनेट आयन है। जब आप कोई भी फॉर्मूला बनाते थे तो कार्बोनेट आयन की वैलेंसी आपको पता होती थी -2। ठीक है, और ये आता कहां से है बच्चे, मैं आपको बता देती हूँ। आपको पता होना चाहिए कार्बोनिक एसिड होता है। कार्बोनिक एसिड जब अपने 2 हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है, 2 हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है, तो कार्बोनेट आयन डेवलप होता है। दिस इज कॉल्ड कार्बोनिक एसिड। After the dissociation in the water molecule, hydrogen gives its 2H ion because it is an acidic compound, and acid release its ion, and the charge carried by the CO3 is 2 negative because 2 hydrogen ion release हुआ। In this way carbonate ion will form। ठीक है, and according to Lewis structure less electronegative center में और more electronegative आपने imaginary बाहर लगा देने हैं। और कार्बन का एटॉमिक नंबर देखना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर देखना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है। ठीक है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है बेटा, 6 है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 है। ऑक्सीजन का 8 एटॉमिक नंबर है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन को कैसे, कार्बन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, 1 2 इमेजिनरी आप कर सकते हैं। और ऑक्सीजन ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज भी है। ये 2 नेगेटिव चार्ज रिवॉल्व करता है, ये किसी पे फिक्स नहीं होता। सपोज मैंने यहाँ पे 2 ऑक्सीजन पे ये नेगेटिव चार्ज फिक्स कर लिया, जहां मैंने नेगेटिव चार्ज फिक्स किया है वहां उस ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जगह 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अब हमारे पास क्या हो गया, यहाँ कर लीजिए, यहाँ क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 6 उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और नेगेटिव की वजह से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक्स्ट्रा है।
सेम इस तरह से 1 2 3 4 5 6 उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन और एक नेगेटिव की वजह से एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा है, और इस ऑक्सीजन के पास कोई नेगेटिव नहीं रिप्रेजेंट हुआ। 1 2 3 4 5 6 इस तरह से इनके बीच में क्या बन गया, डबल बॉन्ड। यहां पर कार्बन ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ईच ऑक्सीजन एटम ऑल्सो कंप्लीटेड ऑक्टेट 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये कार्बोनेट का मॉलिक्यूल है। अब इस कार्बोनेट के मॉलिक्यूल में अगर आपने फॉर्मल चार्ज निकालना है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, कार्बन का भी निकाल सकते हैं, ऑक्सीजन का भी निकाल सकते हैं। तो आप इस मॉलिक्यूल के अंदर क्या करेंगे, फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो अब आपको पता लगा अगर नेगेटिव चार्ज ऊपर रिप्रेजेंट होगा तो आपको लेविस रिप्रेजेंटेशन कैसी करनी है। ये जरूरी नहीं है आपको नेगेटिव यहां रखना है, यहां रखना है, जहां भी आप नेगेटिव रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, वहां पे आप लोगों को क्या करना है, उस ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जगह 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर देना है। नेगेटिव रिप्रेजेंट करेगा कि 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम कार्बोनेट आयन का मॉलिक्यूल भी बना सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करें हैं कि एक मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूं खुद से करने के लिए, फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना है। तो आपको मैं दे रही हूं COCl2, पहले इसका लेविस स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए। लेविस स्ट्रक्चर जैसे मैंने सिखाया है वो ड्रॉ करने के बाद आप लोग इस मॉलिक्यूल में जितने भी एलिमेंट हैं उन सबका फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करिए। CaOCl2, CA नहीं COCl2, इसको हम फोस्जीन बोलते हैं। ये हाईली पॉइजनस गैस होती है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए हाईली पॉइजनस गैस है जिसका नाम है फोस्जीन। आप इसका सबसे पहले लेविस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए। उस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने के बाद कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज ऑफ ईच एटम इन फोस्जीन मॉलिक्यूल COCl2। फाइन, तो दीज आर द स्ट्रक्चर दैट आर रिलेटेड टू द लेविस स्ट्रक्चर्स। हम और ले लेते हैं किसका, HNO2 का। एक हाइड्रोजन का भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। बेटा हाइड्रोजन जो होता है ये नाइट्रस एसिड है, इसी तरह से आप HNO3 भी फॉर्म कर सकते हैं। जो नाइट्रस एसिड है उसमें जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है ये हमेशा लेविस रिप्रेजेंटेशन कंसेप्ट के अंदर टर्मिनल पोजीशन पे अटैच होगा। मैं आपको बता रही हूँ, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव बीच में, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सेंटर में, और जहां भी एक ऑक्सीजन लगाया है उसके टर्मिनल मतलब साइड में कहीं पे भी एक जगह आप हाइड्रोजन लगा दीजिए। हाइड्रोजन को अपना क्या कंप्लीट करना होता है, डुप्लेट, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक खुद के पास है, एक ऑक्सीजन से क्या कर रहा है, गेन कर रहा है या शेयर कर रहा है। ऑक्सीजन के पास 6 होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। जहां भी ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन अटैच होगा वहां ऑक्सीजन सेंटर एटम के साथ एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। हो गया, यहाँ भी एक ही हो रहा है, देख रहे हैं आप लोग। यहाँ पे ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्डिंग रिप्रेजेंट कर सकता है। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बेटा, 5। एक इसके साथ शो हो गया, 2 इसके साथ और 2 बच गए। ये कंसीडर हो गए एज ए लोन पेयर और अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इस तरह मॉलिक्यूल बना सकते हैं किसका, यहाँ पर हाइड्रोजन ने अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लिया, ऑक्सीजन ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, यहाँ भी ऑक्सीजन ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। मैंने कंडीशन आपको बता दी है, जहां भी ऑक्सीजन लगेगा उसके साथ अगर हाइड्रोजन लगता है, और हाइड्रोजन हमेशा टर्मिनल पोजीशन पे ही लगता है, और जहां ऑक्सीजन है और साथ में हाइड्रोजन है तो वो ऑक्सीजन एक अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को देगा और एक इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम को देगा। दूसरे ऑक्सीजन ने नाइट्रोजन के साथ डेफिनेटली डबल बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी है, क्योंकि वहां पर हाइड्रोजन अटैच नहीं है, उसको हाइड्रोजन को कोई शेयरिंग नहीं देनी पड़ रही। ठीक है, और नाइट्रोजन के बाद जो बच जाते हैं इलेक्ट्रॉन वो उसके लोन पेयर और अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। ठीक है, इन दिस वे लेविस रिप्रेजेंटेशन विल टेक्स प्लेस। तो आप घर पे ट्राई करेंगे बहुत से लेविस स्ट्रक्चर्स को, लाइक SO2, SO3, HNO3, इन सभी लेविस स्ट्रक्चर्स को आप बनाकर खुद देख सकते हैं। SO4 2 नेगेटिव, ठीक है, CO, ये सब लेविस स्ट्रक्चर्स क्या करेंगे आप लोग ट्राई करेंगे। ठीक है, तो आज की, और ऑल्सो कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज, अगर पॉसिबल आपसे हो पाता है तो उसका फॉर्मल चार्ज भी कैलकुलेट करिए। ठीक है, और आपको हर एलिमेंट को कोशिश करनी है उसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है, ताकि वो ऑक्टेट रूल को अवॉइड ना करे, मींस ऑक्टेट रूल की लिमिटेशन ना बने। ठीक है, तो कल हम डिस्कस करते हैं
इससे नेक्स्ट टॉपिक, पहले तो हम ऑक्टेट रूल बोल रहे हैं कब से, तो कल हम पहले तो ऑक्टेट रूल को पूरा डिटेल में दोबारा देखते हैं क्या है। वैसे तो आपको पता चल गया है कि ईच एंड एवरी एलिमेंट either by loss of or gain of electron या फिर sharing of electron must complete it octet. This is called octet rule. But there are number of limitation of octet rule. तो कल हम अपने टॉपिक में limitations of octet rule डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। डू योर वर्क रेगुलरली।